भेजा था, जहाँ बैटल अरीना के अंदर आते ही वो दोनों वहाँ पे अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ही हम देखते हैं कि यान फेंग ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसको एक्टिवेट करते साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ बड़े बड़े जायंट टेप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उन जायंट हैंड्स की खासियत ये थी कि उनके अंदर पॉइजनस की भी पावर मौजूद थी, जो देखकर क्राउन प्रिंस भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली अब ये लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, वरना अब तक तो ये लोग अपनी ट्रू पावर को छुपाते हुए आ रहे थे। और इनकी ट्रू पावर को देखकर तो मुझे ये भी यकीन हो चुका है कि ये बॉडी सेट का ही एक हिस्सा है। इवन ये जानकर हम देखते हैं कि मास्टर जिन को भी उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि यान फेंग को देखकर हम देखते हैं कि युवाओं को अपना कल का बनाया हुआ प्लान याद आने लगा था, जहाँ उन्होंने अपने प्लान को डिस्कस करते हुए डिसाइड किया था कि युवाओं सबसे पहले जाकर इंडिविजुअल फाइट में जितना ज्यादा हो सके स्नो डीमन सेट के डिसेबल्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। हालांकि ये काम जितना ज्यादा आसान दिखाई दे रहा था, असल में युवाओं के लिए उतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला था। इसलिए युवाओं एक नया प्लान बनाते हुए अपने टीममेट से कहता है क्योंकि स्नो डीमन सेट को हराना हमारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला, तो हम लोग अब शेरक अकेडमी वाली स्ट्रेटेजी का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोग इंडिविजुअल फाइट के अंदर स्नो डीमन सेट के लगातार 3 मेंबर्स को हरा देते हैं तो उसके बाद हम डायरेक्ट टीम फाइट की डिमांड कर देंगे और टीम फाइट में स्नो डीमन सेट को हराते हुए डायरेक्ट सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। युवाओं का ये प्लान सुनकर मिस्टर बीबी उससे कहता है कि तुम्हारी ये प्लान तो वाकई काफी ज्यादा कमाल का है, लेकिन क्योंकि हमारा ओपोनेंट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा हो सके अपनी एनर्जी को बचा के रखें। इसलिए स्नो डीमन सेट के एक मेंबर को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पहले वाले टीममेट को वापस आना होगा, ताकि हम जितना ज्यादा हो सके खुद को हर्ट होने से बचा सके। मिस्टर बीबी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सीरियस होते हुए उनसे कहता है तो अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले फाइट करने के लिए मैं ही आगे जाऊंगा। युवाओं की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वुडम वहाँ पे उसके लिए परेशान होते हुए उससे कहती है कि स्नो डीमन सेट बहुत ही ज्यादा क्रूरल और इवल है, वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से घायल करते हुए हराते हैं और तुम्हारी तो भी पहले वाली इंजरीज भी पूरी तरीके से हील नहीं हो पाई, तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई और नई चोट लगे। जिसपे युवा उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो, अगर सबसे पहले फाइट करने के लिए मैं चाहता हूँ तो उसके काफी ज्यादा फायदे होंगे। पहले तो वो मेरी हालत देखकर ये समझेंगे कि मैं कोई बहुत ही ज्यादा कमजोर किस्म का इंसान हूँ और मुझे अंडर एस्टिमेट करने की गलती करेंगे, और ऊपर से मैं अपनी मार्शल सोल के चलते स्नो डीमन सेट के मेंबर्स की मार्शल सोल को दूसरों से ज्यादा अच्छे तरीके से जान सकता हूँ। और तीसरा, भले मेरा लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है, लेकिन मेरे पास फाइटिंग के लिए काफी सारा मटेरियल मौजूद है और अपने ओपोनेंट को कंफ्यूज करने के लिए काफी सारे मेथड्स भी मौजूद है। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि मैं कम से कम एक फाइट तो बहुत ही आसानी के साथ जीत सकता हूँ, और भले इंडिविजुअल फाइट के अंदर मुझे थोड़े पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े, लेकिन मैं अपनी टीम की एनर्जी को कम नहीं होने दूंगा। और हाँ, टीम वर्सेस टीम फाइट के अंदर मैं कमांड सेंटर का रोल प्ले करूंगा और बाकी सभी को अपना अपना रोल अपनी एनर्जी के मुताबिक ही निभाना होगा। और हाँ, मैं तुम लोगों को एक और बात बतानी तो भूल ही गया, मेरी ओरिजिनल मार्शल सोल की दूसरी बार अवेकन होने का समय आ चुका है और ये उसे अवेकन करने का मेरे पास बिल्कुल सही मौका है, तो मैं इस मौके का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाऊंगा। और यही सब याद करते हुए युवाओं के फेस के पास स्माइल आ चुकी थी, जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि यान फेंग ने अपने डिस्ट्रक्शन आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युवाओं के ऊपर हमला कर दिया था। जैसे युवाओं ने भी अपनी आइस किंग बेरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो वंकी के साथ साथ मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर यान फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद युवा दोबारा उसे वहाँ पे अपने ऊपर अटैक करने के लिए उकसाता है, जो देखकर यान फेंग वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ युवाओं के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ के जाने लगा था। और जैसे ही यान फेंग युवा के पास जाते हुए अपने बड़े बड़े हाथों का इस्तेमाल करते हुए युवाओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो युवा वहाँ पे अपने सिर्फ एक हाथ के साथ उसके सभी हमलों को रोके जा रहा था, जो देखकर तो यान फेंग को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। पर अचानक से उसने अपने पॉइजनस हैंड्स की पावर को बढ़ाते हुए युवाओं के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे जैसे ही रोकने के लिए युवा अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो उन दोनों के हाथ आपस में टकराने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि उस खतरनाक ब्लास्ट के बावजूद भी युवा अपनी जगह से हिला तक भी नहीं था और उसने अपने सिर्फ एक हाथ के साथ उसके खतरनाक अटैक को रोक रखा था, जो देखकर यान फेंग गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए युवा से कहता है, अब मैं देखता हूँ कि तुम अपने सिर्फ एक ही हाथ के साथ मेरी दो फिस्ट को कैसे रोक पाते हो। और ये कहकर जैसे यान फेंग अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे युवाओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही हम देखते हैं कि युवाओं ने उल्टा उसे ही वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, बेचारे यान फेंग के पॉइजनस हाथों से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था, क्योंकि युवाओं ने अपने मीर कला का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर पीछे फेंका था। और युवाओं की ऐसी कमाल की पावर को देखकर तो प्रिंसेस जुई भी अपने मन ही मन में वहाँ पे युवाओं से इम्प्रेस होते हुए कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि व्हीलचेयर के ऊपर होने के बावजूद भी युवाओं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब देख कर यान फेंग के एक टीममेट वहाँ पे अपनी टीम कैप्टन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब यान फेंग यहाँ पे खुद को और ज्यादा देर तक रोक पाएगा। और उसके टीममेट कैसा कहते ही हम देखते हैं कि यान फेंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग स्टार्ट कर दी थी, जो देखकर ही वो वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे इसी मूव का तो इंतजार था। जबकि जैसे जैसे यान फेंग अपनी मार्शल सोल को दूसरी बार अवेकन कर रहा था, हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था, जो देखकर युवाओं को वहाँ पे एल्डर मू की कही हुई बातें याद आती हैं, जहाँ उन्होंने खुद एक बार युवाओं को ट्रेनिंग देते
हुए बताया था कि जब कोई भी सोल मास्टर अपनी मास्टर सोल की सेकंड अवेकनिंग को कंप्लीट कर लेता है तो उसकी मास्टर सोल का रूप पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसी के साथ साथ उसकी मास्टर सोल के अंदर कुछ नई एबिलिटीज भी आ जाती हैं, जिसे एक सोल मास्टर एक टेरिफाइंग वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकता है। और इस मेथड को किसी और ने नहीं बल्कि बॉडी सेट में ही डिस्कवर किया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर यन फेंग की मास्टर सोल का रूप पूरी तरह से चेंज होने लगा था। वो जमीन के नीचे से एक बहुत बड़ा जेंट स्पिरिचुअल हैंड निकल कर बाहर आने लगा था, जो देखकर युवा को वहाँ पे अपना सवाल याद आता है जो कि उसने वहाँ पे खुद एल्डर मो से पूछा था, तो क्या मैं अपने स्पिरिचुअल आइज वाली मास्टर सोल को भी दूसरी बार अवेकन कर सकता हूँ? युवा का ये सवाल सुनकर एल्डर मो ने उसे जवाब देते हुए बताया था कि हाँ तुम कर तो सकते हो, लेकिन इसका मेथड से बॉडी सेट के पास ही मौजूद है। और उन्होंने सेकंड अवेकनिंग को चार लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले नंबर पे आता है ब्लैक आयरन, दूसरे नंबर पे ब्रोंज, तीसरे नंबर पे सिल्वर और सबसे आखिर और चौथे नंबर पे गोल्ड आता है। गोल्ड लेवल को इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि आज तक सिर्फ गोल्ड लेवल को बॉडी सेट का क्रिएटर ही हासिल कर पाया था। उसके बाद कोई भी गोल्ड लेवल तक नहीं पहुंच पाया। पर अगर तुम अपनी मेहनत और लगन के साथ काम करो तो हो सकता है तुम्हें भी फ्यूचर में वो मेथड मिल जाए। और अगर तुमने अपनी सेकंड अवेकनिंग को ब्रोंज लेवल तक भी पहुंचा दिया तो तुम्हारी मास्टर सोल की पावर किस हद तक बढ़ जाएगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। और अभी युवा वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि यन फेंग ने वहाँ पे अपने यन स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए युवा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए युवा ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्नो क्वीन को बाहर निकाल लिया था और वहाँ पे अपने एम्परर जायंट हैंड का इस्तेमाल करते हुए यन फेंग के यन स्पिरिचुअल हैंड्स का मुकाबला करने लगा था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जिससे निकलने वाली शॉक वेव्स पूरे मार्शल अरीना के अंदर महसूस हो रही थी। जबकि युवा को इस तरह से वहाँ पे अपने अटैक को रोकते हुए देखकर तो यन फेंग वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसने वहाँ पे अपने दोनों जायंट स्पिरिचुअल हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए युवा के एम्परर जायंट हैंड के ऊपर पंचेस मारना शुरू कर दिए थे, जो देखकर युवा वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए अपने मन में कहता है कि इसकी सेकंड अवेकनिंग अभी ब्रोंज लेवल पे ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी मास्टर सोल की पावर काफी ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। वाकई सेकंड अवेकनिंग वाला मेथड तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और अभी युवा वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तब तक हम देखते हैं कि यन फेंग ने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए युवा के एम्परर हैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही युवा ने वहाँ पे अपनी दोनों बाहें फैला दी थी, जो देखकर तो वहाँ पे सभी को यही लगने लगा था कि शायद युवा का खेल खत्म हो चुका है। इसलिए यन फेंग के फेस के ऊपर तो स्माइल भी आ चुकी थी, लेकिन अभी वो वहाँ पे खुश हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ज़ेंगशी वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यन फेंग के साथ अपनी जगह को रिप्लेस कर लेता है, जो देखकर ज़ियाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहती है ये तो थर्ड ब्रदर ज़ेंगशी वाली सोल स्किल है। जबकि वहीं दूसरी तरफ बैटल अरीना के अंदर हम देखते हैं कि यो वहाँ पे पीछे से ही यन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे महसूस करके बेचारे यन फेंग ने डर के मारे वहाँ पे गिव अप कर दिया था। और उसके गिव अप करते ही चीफ रेफरी ने बीच में आते हुए वहाँ पे युवा के उस खतरनाक अटैक को भी रोक दिया था, जो देखकर तो युवा और स्नो क्वीन दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। जबकि ज़ियाओ तो वहाँ पे ये सब देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ब्रदर युवा ने ज़ेंगशी वाली सोल स्किल को कब सीखा, जिसपे वो डोंगो से वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि युवा की पांचवी सोल स्किल एक बियर की सोल स्किल है, जिसका इस्तेमाल करते हुए युवा किसी भी दूसरे इंसान की सोल स्किल को कॉपी कर सकता है। और आगे की बात ज़ेंगशी खुद वहाँ पे ज़ियाओ को बताते हुए कहता है कि ब्रदर युवा ने फाइट स्टार्ट होने से पहले ही मेरी जुबान में रिप्लेसिंग सोल टेक्निक को देखते हुए उसे कॉपी कर लिया था और इस तरह से युवा उस सोल स्किल का इस्तेमाल कर सका। खैर इसी के साथ युवा वहाँ पे अपनी पहली फाइट जीत चुका था और अगले राउंड के लिए वहाँ पे चेन लू नाम का एक डिसेबल आगे आता है, जो कि आगे आकर अपने इंट्रोडक्शन देते हुए वहाँ पे युवा से कहता है कि मैं अपने ब्रदर यन फेंग का बदला लेते हुए तुम्हारे पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाने वाला। जिसपे युवा भी वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि सिर्फ बातें ही करने वाले हो या फाइट भी करोगे। अब युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेन लू ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी मास्टर सोल को अवेकन करना शुरू कर दिया था, जहाँ यन फेंग की पावर उसके हाथों में थी तो इस चेन लू की पावर इसकी टांगों में थी, जिसे एक्टिवेट करते हुए चेन लू ने अचानक से ही वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए युवा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जो कि जैसे जाकर वहाँ पे युवा के साथ टकराता है तो वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था, जो देखकर तो युवा के सभी साथियों को वहाँ पे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। असल में चेन लू वहाँ पे युवा को टारगेट कर ही नहीं रहा था, उसका टारगेट युवा की व्हील चेयर थी। वो किसी भी हालत में युवा को उसकी व्हील चेयर के ऊपर से गिराना चाहता था, जो देखकर युवा वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि मुझे इस बात का एहसास पहले से ही हो चुका था। और ये कहकर युवा ने अचानक से वहाँ पे अपनी एम्परर सोर्ड आइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अचानक से चेन लू के ऊपर हमला कर दिया था। और बेचारा चेन लू इस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, इसलिए वो युवा की इस अटैक के साथ टकरा कर उड़ते हुए काफी पीछे आ गिरा था और जल्दी से अपनी जगह पे खड़ा होकर खुद को संभालते हुए अपनी मास्टर सोल की सेकंड अवेकनिंग करने लगा था, जिसके चलते तो अब उसकी स्पीड वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इवन बैटल अरीना के अंदर तो चेन लू किसी को नजर तक भी नहीं आ पा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बैटल अरीना के अंदर मूव कर रही है। और तभी अचानक से चेन लू वहाँ पे युवा के ऊपर आते हुए उससे कहता है वाकई मानना पड़ेगा कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अफसोस तुम यहाँ पे मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जबकि
युवा वहाँ पे चैनलू से इम्प्रेस होते हुए अपने मन में कहता है वो तो ये भी अपनी माशा सोल की सेकंड अवेकनिंग को ब्रोंज लेवल तक पहुंचा चुका है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैनलू ने वहाँ पे युवा को एलिमिनेट करने के लिए अपनी ब्रोंज लेग शैडो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए युवा के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिसको रोकने के लिए युवा ने भी जल्दी से वहाँ पे टियानमेंग वाली लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड को बाहर निकाल लिया था। और जैसे चैनलू का अटैक आकर वहाँ पे उस शील्ड के साथ टकराता है तो वो शील्ड ने वहाँ पे उसके अटैक की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जो देखकर युवा वहाँ पे स्माइल करते हुए उससे कहता है कि जितनी ज्यादा तुम अपनी किक के अंदर अपनी पावर लगाओगे मेरे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। और इसी बीच हम देखते हैं कि युवा की उस लाइफ रिफ्लेक्शन वाली शील्ड ने वहाँ पे चैनलू के अटैक की सारी पावर को वहाँ पे पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया था। और अचानक से उस शील्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके साथ टकराते ही बेचारा चैनलू उड़ते हुए वहाँ पे काफी पीछे जा गिरा था। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारे चैनलू को तो कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला था। और इस अटैक के साथ ही बेचारा चैनलू भी वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका था। वहीं भले ही वो ये फाइट जीत चुका था लेकिन उसे टियानमेंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से टियानमेंग से सवाल करते हुए पूछता है ब्रदर टियानमेंग तुम ठीक तो हो ना। जिसपे टियानमेंग भी उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम लोग अब और ज्यादा लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अभी टियानमेंग वहाँ पे ये सब बोल ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि स्नो डीमन सेट का कैप्टन ही वहाँ पे युवा को मुकाबला करने के लिए बैटल अरीना के अंदर आ चुका था, जिसके हर एक कदम के साथ वहाँ पे काले बादल भी आते जा रहे थे और उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा प्रेशर ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि युवा उसे वहाँ पे दूर से ही महसूस कर पा रहा था, जो देखकर युवा वहाँ पे खुद से ही कहता है तो यह स्नो डीमन सेट का सबसे पावरफुल सोल मास्टर है, जो कि उनकी टीम का कैप्टन भी है। अगर मैं अपने प्राइम पे भी होता तो फिर भी मुझे डर है कि मैं इस इंसान को नहीं हरा पाता, क्योंकि ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। और ये कहकर युवा ने भी अचानक से वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करना शुरू कर दिया था। और जैसे ही उन दोनों के स्पिरिचुअल ऑरा आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि मार्शल अरीना के अंदर तो लोगों के लिए बैठना भी मुश्किल हो चुका था। जबकि जैसे युवा का स्पिरिचुअल ऑरा वहाँ पे उस पर्सन के स्पिरिचुअल ऑरा के साथ टकराता है तो युवा वहाँ पे उसके स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस करके वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है इसकी सोल पावर और मेंटल पावर एक अलग ही लेवल पे है। और इस बारे में एल्डर मून ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वो सोल मास्टर जो कि हेवन पावर को समझ जाता है और खुद को पूरी तरह से नेचर के साथ जोड़ लेता है, वो इस सुपर डोलू रियलम को अचीव कर लेता है। लेकिन हेवन पावर को समझने के लिए आपका डोलू रियलम में होना जरूरी है, पर ये इंसान तो इतनी यंग एज में ही हेवन पावर को समझ चुका है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। मुझे पक्का यकीन है कि ये बॉडी सेट की यंग जनरेशन का सबसे पावरफुल सोल मास्टर होगा। और यह किन सारी बातों के दौरान उन दोनों का स्पिरिचुअल ऑरा लगातार वहाँ पे एक दूसरे के साथ टकरा रहा था। और आखिर में उस पर्सन के स्पिरिचुअल ऑरा ने वहाँ पे युवा की स्पिरिचुअल ऑरा को पूरी तरह से स्प्रेस करते हुए उसे वहाँ पे पीछे धकेल दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वहाँ पे युवा के मुंह से खून तक भी आ गया था। और युवा को वहाँ पे इस तरह से पीछे खिसकते हुए देखकर तो मार्शल अरीना के अंदर किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों ने वहाँ पे युवा की पावर को देखा था उनके मुताबिक युवा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अगर युवा यहाँ पे इस तरह से इतनी आसानी के साथ पीछे खिसक रहा था तो उसका ओपोनेंट वाकई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वहीं ये सब देखकर मिस्टर बीबी भी हैरान होते हुए कहता है कि मेंटल पावर के मुकाबले में युवा को हराना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इस पर्सन ने तो बहुत ही आसानी के साथ मेंटल पावर के मुकाबले में युवा को हरा दिया। इसका सोल लेवल तो मुझसे भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, जरूर ये स्नो डीमन सेट का सबसे पावरफुल वॉरियर होगा। वहीं वो पर्सन जिसका नाम लोंग आउटियान था वो युवा को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लेता है और उसके पास टोटल 7 सोल रिंग्स थी। और ये था अब वहाँ पे युवा और बाकी सभी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। वहीं युवा तो वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है कि जब से सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ है तो हमारा मुकाबला काफी बार 7 सोल रिंग वाले सोल मास्टर्स के साथ हो चुका है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी 7 सोल रिंग वाली ट्रू पावर नहीं थी। कोई अपने मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक पहुंचा था तो कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ तक पहुंचा था, लेकिन ये लोंग आउटियान पहला ऐसा सोल सेंट है जिसके पास 7 सोल रिंग्स वाली पावर मौजूद है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि शेरक अकेडमी के इनर कोर्टयार्ड से भी लोंग आउटियान की एज का कोई भी 7 सोल रिंग्स के आसपास भी नहीं है। इसी से साबित होता है कि बॉडी सेट की फाउंडेशन कितनी ज्यादा टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। तो ये क्या करियो वहाँ पे अपने मुंह के ऊपर लगा हुआ खून साफ करते हुए कहता है अब बारी है अपनी ट्रू पावर को दिखाने की। और ये क्या करियो ने अचानक से अपनी पर्पल डीमन आई को एक्टिवेट करते हुए सोल एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे लोंग आउटियान के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था, जिसे लोंग आउटियान ने अपने सिर्फ एक याद का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था। जो देखकर वो वहाँ पे सीरियस होते हुए उससे कहता है वो तो मेरे इस अटैक के बाद मुझे कम से कम ये तो पता चला कि इसकी मार्शल सोल इसकी बॉडी किसकी नहीं है, लेकिन अब देखने इंटरेस्टिंग ये होगा कि इसकी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग कौन से लेवल पे है। कहीं ये भी बॉडी सेट के क्रिएटर की तरह बोर्ड लेवल को अचीव तो नहीं कर चुका। और इसी बीच हम देखते हैं कि लोंग आउटियान वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ युवाओं के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर युवाओं ने भी वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी का क्लोन ही बना दिया था और उसे वहाँ पे लोंग आउटियान के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे भेज दिया था। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि मार्शल अरीना के अंदर खड़े हुए सभी लोग
खिसकते हुए खुद ब खुद ही पीछे होने लगे थे। इवन वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे। लेकिन लोंग आउटियन ने वहाँ पे एक बार फिर से युवाओं की मेंटल पावर के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे भी वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था। और युवाओं के ऐसे कमाल की मेंटल पावर को देखकर लोंग आउटियन भी वहाँ पे उसे इम्प्रेस होते हुए कहता है, तुम मेरे लिए ओपोनेंट के तौर पर इतने ज्यादा बुरे भी नहीं हो। लेकिन लोंग आउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवाओं ने दोबारा से वहाँ पे अपने मेंटल पावर वाले क्लोन का इस्तेमाल करते हुए लोंग आउटियन के ऊपर हमला करवा दिया था और अपने क्लोन को वहाँ पे कंट्रोल करते हुए अलग अलग टैक्टिक्स की मदद से अलग अलग तरीके से वहाँ पे लोंग आउटियन के ऊपर हमला करते हुए वहाँ पे उसके ऊपर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लोंग आउटियन ने तो वहाँ पे एक बार फिर से उसके हमले को रोकते हुए उसे वहाँ पे उठाकर पीछे फेंक दिया था और दोबारा युवा को क्लोन अपनी जगह पे खड़ा हो पाता। उससे पहले लोंग आउटियन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने वहाँ पे युवा के क्लोन को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका सीधा सीधा असर वहाँ पे युवा की बॉडी के ऊपर ही हुआ था। इवन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से युवा के मुंह से खून निकलने लगा था। तो देखा युवा वहाँ पे अपने मन में कहता है, लोंग आउटियन है, भले ही तुम हेवन पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, लेकिन मेरे पास भी अभी एक ट्रम्प कार्ड बाकी है। और ये कहकर युवा ने अचानक से वहाँ पे यूनिक फ्यूजन बैटल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। ये कमाल की टेक्निक उसे अपने प्यार में दी हुई कुर्बानी की वजह से मिली थी, जिसको एक्टिवेट करते ही हम देखते हैं कि युवा के पीछे युवा की माचा सोल भी आ चुकी थी और इस टेक्निक को सिर्फ कोई सच्चा लवर ही इस्तेमाल कर सकता था। जैसे युवा ने अपनी लवर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी तो उसके चलते उसे ये कमाल की टेक्निक भी मिली थी और देखते देखते वुडोंग की माचा सोल वहाँ पे युवा के ऊपर आ चुकी थी, जिसे युवा ने वहाँ पे गोडेस ऑफ लाइट टेक्निक का नाम दिया था। जो देखकर तो हम देखते हैं कि वंकी और पुनिशर अकेडमी के साथ साथ मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। इवन खुद लोंग आउटियन भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी यहाँ पे भी खत्म नहीं होती, क्योंकि युवा ने अचानक से वहाँ पे एक सीक्रेट वेपन को भी बाहर निकाल लिया था और किंग ऑफ एयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे अपनी माचा सोल के साथ मर्ज करने लगा था। और देखते ही देखते युवा ने वहाँ पे अपने सीक्रेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए वुडोंग की माचा सोल की मदद से लोंग आउटियन के ऊपर हमला कर दिया था, जिसका मुकाबला करने के लिए लोंग आउटियन ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी माचा सोल की सेकंड अवेकनिंग को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। जो देखकर तो लोंग आउटियन के साथी भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए इस मामूली से लड़के ने लोंग आउटियन को अपनी सेकंड अवेकनिंग इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। और क्योंकि लोंग आउटियन की माचा सोल उसकी स्किन ही थी तो इसलिए हम देखते हैं कि लोंग आउटियन की बॉडी का पूरा रूप ही वहाँ पे चेंज हो चुका था और उसी के साथ साथ उसकी पावर्स भी वहाँ पे अल्टीमेट लेवल तक बढ़ चुकी थी, जिसके चलते लोंग आउटियन ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ युवा के उसका तनाक अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो देखकर युवा वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो इसकी सेकंड अवेकनिंग सिल्वर लेवल पे पहुंच चुकी है, जो कि मेरी सोल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से मेरे पिछले अटैक में मेरी सोल पावर काफी हद तक एग्जॉस्ट हो चुकी है। इसलिए मुझे नहीं लगता क्या मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक इसका मुकाबला कर पाऊंगा। जबकि लोंग आउटियन तो वहाँ पे युवा को एलिमिनेट करने के लिए अपने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करने लगा था, जिसे देखकर तो मार्शल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोगों की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। और तभी अचानक युवा वहाँ पे उससे कहता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ। जो सुनकर तो लोंग आउटियन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, जबकि चीफ रेफरी ने वहाँ पे लोंग आउटियन की जीतने की अनाउंसमेंट कर दी थी। जो देखकर लोंग आउटियन वापस अपने असली रूप